पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे 3 सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। फिर मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तराखंड के हमारे एक सफल किसान से, और फिर हम आपको जागरूक करने वाले हैं सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। देखते हैं खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है। किसान भाइयों बहनों, कृषि के क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें समय के साथ साथ काफी बदलाव आए हैं और ये बदलाव काफी सकारात्मक है। जी हाँ, आधुनिकता बढ़ती जा रही है इस क्षेत्र में, जो कि फायदेमंद साबित हो रही है इसके विकास और विस्तार के लिए। आइए आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं, किस तरह से ये खेती किसानी के क्षेत्र में लाभकारी साबित हो रही है। आइए जानते हैं। एक आकलन के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी 9 अरब तक पहुंच जाएगी। जाहिर है इससे खाद्य पदार्थों की मांग में इजाफा होगा। इस मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में करीब 70% की बढ़ोतरी करनी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी के हालात को देखते हुए 2050 में उत्पन्न मांग का सिर्फ 10% हिस्सा ही कृषि योग्य भूमि से मिल सकेगा। बाकी 90% मांग वर्तमान कृषि को सघन करके पूरी की जा सकती है। स्वाभाविक है कि इसके लिए खेती को ज्यादा कुशल बनाना होगा और उसे नई नई तकनीकों से जोड़ना होगा। खेती में मजदूरों का मिलना कम होता जा रहा है और जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी निकालना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है खेती में मशीनीकरण बढ़ रहा है। एक जमाना था जब खेती के ज्यादातर काम हाथ से होते थे। जुताई हो, निराई हो, सिंचाई हो या कटाई, हर काम पूरी तरह इंसानी मेहनत पर निर्भर था। फिर धीरे धीरे मशीनें बनने लगी। ट्रैक्टर, थ्रेशर और अलग अलग फसलों की बुआई और कटाई के लिए, यहाँ तक कि निराई गुड़ाई के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। मृदा और फसल की निगरानी के लिए कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग का उपयोग करके ड्रोन बनाए जा रहे हैं। इनसे डेटा इकट्ठा करना आसान होता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग का उपयोग करके कई मॉडल भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे मौसम परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय प्रभाव से फसलों को बचाया जा सकता है। कई स्टार्टअप भी कृषि क्षेत्र की सेवा में लगे हैं। PEAT ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें मशीन का उपयोग कीटों और मिट्टी की बीमारियों का पता लगाने में किया गया है, जबकि ट्रेस जीनोमिक्स में मशीन लर्निंग का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट का पता लगाने के लिए किया गया है। अवेयर एक उपग्रह आधारित सिस्टम है जो मौसम की भविष्यवाणी और फसलों की स्थिति को जानने में उपयोगी है। फार्म शॉट्स भी उपग्रह पर आधारित सिस्टम है जो फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी करता है, जबकि प्रॉस्पेरा फसलों को लगने वाले रोगों का अनुमान लगाने में मददगार है। कृषि रोबोट में ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी खरपतवार को नियंत्रित करने में इस्तेमाल होती है। ये सिस्टम हर खरपतवार को चुन चुन कर नष्ट कर देता है, जबकि हार्वेस्टर क्रू रोबोटिक्स फसलों की कटाई में काम आता है। फार्म बोट एक तरह का स्वचालित सिस्टम है जिसमें भूमि की तैयारी से लेकर फसल की बुआई, निराई गुड़ाई और सिंचाई भी
मशीनों के जरिए होती है। कृषि क्षेत्र में रोबोट और ऑटोमेटिक उपकरणों का इस्तेमाल डेयरी फार्म और ग्रीन हाउस में ही हो रहा है। यही वजह है कि हमारे देश में अभी इसका उपयोग बेहद कम है। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे इस सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड में। जी हाँ, यहाँ के एक सफल किसान हैं जियालाल चंचल जी, जो जैविक खेती कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं इनसे कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। जियालाल चंचल देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे एक खेतीहर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 5 भाई बहनों में जियालाल सबसे छोटे हैं। वे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन घर के हालात उन्हें इजाजत नहीं दे रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जियालाल को BA प्रथम वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वे जानते थे कि पारंपरिक खेती कर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे,
समय बीतता गया और उन्हें एक दिन जैविक खेती के बारे में पता चला। जैविक खेती के गुणों के बारे में जानकर इन्होंने जैविक खेती को अपनाकर खेती करनी शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं की और अपने काम में लगे रहे। जैविक खेती के विषय में अधिक जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से वे कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून गए और वहां के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जियालाल की काफी मदद की। जियालाल ने जैविक तकनीकी अधिकारियों से भी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। साथ ही इन्होंने दिल्ली के फार्मों में भी जाकर जैविक विधि से गुलाब की खेती के गुणों को सीखा और समझा। जियालाल ने अपने खेतों में सबसे पहले गुलाब लगाया, जिसमें इन्हें अपार सफलता मिली। धीरे धीरे जियालाल को जैविक खेती के सुखद परिणाम मिलने लगे। जियालाल ने अपने खेतों में गाय के मलमूत्र का इस्तेमाल किया। जैविक विधि से खेती कर जियालाल के खेतों को नया जीवन मिलने लगा और उनके अपने जीवन को नई गति मिलने लगी। अब वे जैविक विधि को पूरी तरह से समझने लगे थे और इसका प्रयोग अपने खेतों में भी करने लगे। 1999 में जियालाल ने जैविक खेती को शुरू किया था। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। इन्होंने अपने खेत में आलू उगाए, अच्छी गुणवत्ता के आलू प्राप्त हुए, तो इन्होंने विभिन्न सब्जियों की खेती भी करनी शुरू कर दी। जियालाल से सब्जी खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। खेतों में अच्छी पैदावार हो रही थी। इन्होंने अपनी कामयाबी को नए आयाम देने के लिए अपने एक किसान भाई के साथ मिलकर सब्जियों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया। अब वे सब्जियों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने लगे। उनका ये प्रयास बेहद कामयाब रहा। उनकी सब्जियों की गुणवत्ता और शुद्धता ने ग्राहकों को आकर्षित कर लिया था। वे महंगे दामों पर भी जियालाल की सब्जियों को खरीदने लगे। सब्जियों के ज्यादा दाम पर बिकने के कारण जियालाल की आमदनी बढ़ गई। आगे चलकर इन्होंने विभिन्न किस्मों की बासमती लगाई, जिसकी अच्छी पैदावार हुई। जियालाल ने अपने खेतों में कुछ अन्य प्रयोग भी किए। इन्होंने आड़ू, नीम और बेल के पत्तों को गौमूत्र में पकाकर खेतों में डाला। इनके इस प्रयोग से फसल पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई। गांव में जियालाल की सफलता से लोग काफी प्रभावित हुए। इन्हें लोगों से सम्मान भी मिलने लगा। साथ ही इनकी तरक्की से प्रभावित होकर गांव के अन्य किसान भी जैविक खेती को अपनाने लगे। जीवन के कई उतार चढ़ाव को झेलते हुए जियालाल ने कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इन्हें मिले पुरस्कार ये बताते हैं कि उनका संघर्ष बेकार नहीं गया है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ जानकारी दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए
पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखा देते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में बात होगी ई-नाम ऐप की, एक ऐसी ऐप जो हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इसमें देश की अलग अलग मंडियां लिस्टेड हैं। आप घर बैठे बैठे ही जान सकते हैं कि कौन सी मंडी में किस जिन्स का क्या बाजार भाव बना हुआ है। खरीदारी और बिकवाली भी इस ऐप के जरिए की जा सकती है। तो कैसे कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन, आइए आपको बताते हैं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल APMC से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है।
बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। एक बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जल के बिना हम खेती किसानी नहीं कर सकते। ऐसे में उसका पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आप तक पहुंचा दें, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। साथ ही बता दें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।